हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है। वेलकम है संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। और राघवेंद्र सर आज लेकर आए हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉप 15 केस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको तैयार कराएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में आपको सेक्शन ई में केस बेस्ड मिलेंगे क्वेश्चन, और हर केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करना और फिर मेरे सोल्यूशन से उसे मैच करना, तब अच्छा एनालिसिस आपको अपना पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला केस बेस आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ, डायग्राम जो भी दिया है, जो भी गिवन है, उसे पहले 2-3 मिनट लेकर स्टडी कीजिए, मतलब पढ़िए, और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लगता है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, सबसे पहले क्या करूंगा, इसको पढ़ूंगा। तो यहाँ एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और लिखा है कि राहिमा वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ए सर्किट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। शी वॉन्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, मतलब रहमा चाहती है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट में ये दिखाए कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे उसके लेंथ का, यानी कंडक्टर के लेंथ का असर पड़ता है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, और यही वो स्कूल प्रोजेक्ट में दिखाना चाहती थी। ठीक है, द फॉलोइंग इज द गिवन सर्किट विद रजिस्टर्स ए एंड बी। ये जो सर्किट डायग्राम है, इसमें 2 रजिस्टर हैं ए और बी। ठीक है, दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मेटल, यानी दोनों सेम मेटल के बने हैं। अब ये देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मेटल सेम यानी मटेरियल सेम, तो रेजिस्टिविटी भी सेम। ठीक है, एंड द सेम थिकनेस, दोनों रजिस्टर्स का थिकनेस सेम है। ठीक है, बट ए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी, यानी ए की जो लेंथ है वो डबल है बी के लेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, द टोटल करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर, यानी सर्किट में जो करंट है वो 6 एम्पियर है। एंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट, ये जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। तो ये दोनों भी की पॉइंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाटा आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया। आपको भी इसी तरह अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, अब किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट में, ये जो सर्किट यहां दिया है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जरा आप डाटा पे ध्यान दो। आपको सर्किट का पोटेंशियल पता है, आपको सर्किट का करंट पता है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो मुझे पता है आंसर 1, मुझे पता है V कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, I कितना है, 6 एम्पियर। तो R, अब ये जो R आएगा वो पूरे सर्किट का होगा, ध्यान रखना। ये जो मैं R निकालूंगा वो पूरे सर्किट का R निकलेगा अगर मैं ये दोनों डाटा यूज करूं। ठीक है, तो 12 वोल्ट 6 एम्पियर करंट, तो जो R निकलेगा वो पूरे सर्किट का होगा, यानी उसे आप R ऑफ द सर्किट भी बोल सकते हो, जो कि पूछा भी था, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि 12/6, और ये आ जाएगा आपका 2 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, ये आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर, आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RA एंड RB। ये RA और RB का वैल्यू डिटरमाइन करो। तो पहली बात ये बताओ, ये जो आपने R निकाला है अभी 2 ओम, तो ये पूरे सर्किट का निकाला है, और पूरे सर्किट में 2 ही रजिस्टर हैं, A और B, है कि नहीं। पूरे सर्किट में 2 ही रजिस्टर है, तो अगर मैं आंसर 2 सॉल्व करता हूं तो मुझे ये पता चल गया कि पूरे सर्किट में 2 रजिस्टर हैं, एक का रेजिस्टेंस RA ले लेता हूं, दूसरे का रेजिस्टेंस RB ले लेता हूं, और ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है कि नहीं, यही तो कंडीशन है।
ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का रेजिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, RA और RB, और इन दोनों का जो पैरेलल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमने निकाल लिया है सर्किट का। भाई ये जो रेजिस्टेंस है वो पूरे सर्किट का है ना, तो पूरे सर्किट का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो यानी मैं लिख सकता हूं कि 1/RA प्लस 1/RB इज इक्वल टू पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, 2। ठीक है, अब मुझे RA और RB निकालना है। अब देखो RA और RB के बीच में कुछ रिलेशन, कुछ डाटा दिया था। क्या डाटा दिया था, आइए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में याद करो कि दोनों वायर, दोनों रजिस्टर सेम मटेरियल के बने हैं, सेम मेटल के बने हैं, और दोनों का थिकनेस सेम है, लेकिन ए की लेंथ डबल है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब इस डाटा का हम यूज कर लेते हैं। अब यहां मैं ए के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, यहां बी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। ठीक है, तो दोनों का मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम, दोनों का थिकनेस सेम, तो ए और ए, लेकिन ए का जो लेंथ है वो डबल है एज कंपैरिजन टू बी का लेंथ। ठीक है, तो यहां मैंने लेंथ 2L ले लिया, बी का लेंथ L ले लिया, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। तो अगर मुझे RA लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, रो इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 2L अपॉन A कितना, ये लिखूंगा। और मुझे अगर RB लिखना होगा तो वो मैं क्या लिखूंगा, रो इंटू लेंथ L अपॉन A। ठीक है, क्लियर। अब आप ये देखो, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू रो L अपॉन A, लिख सकता हूं कि नहीं, 2 को इधर ले आया तो रो L अपॉन A। अब रो L अपॉन A मतलब RB, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं RA इक्वल टू 2RB, लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, तो RA को मैं 2RB लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यही इक्वेशन में मैं क्या कर लेता हूं, पुट कर देता हूं, तो 1 अपॉन RA कितना है 2RB प्लस 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये इक्वेशन कहां से आया है, ये इक्वेशन यहां से आया है, और RA और RB की वैल्यू हमने निकाली, और RA हमारा निकला 2 टाइम्स ऑफ RB। कहां से निकला, वो यहां से निकला, RA इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RB। तो हमने RA की जगह 2 टाइम्स ऑफ RB पुट कर दिया, फिर यहाँ RB इक्वल टू 1 अपॉन 2 यानी इक्विवेलेंट। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये LCM कितना हो जाएगा 2RB इंटू RB, और ये हो जाएगा आपका RB प्लस 2RB इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये टोटल हो जाएगा 3RB अपॉन 2RB इंटू RB इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, RB से RB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ RB की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी। तो हमने RB की वैल्यू निकाल ली। अब RB की वैल्यू आ गई तो RA मतलब 2 टाइम्स ऑफ RB, तो फिर यहाँ RA कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RB, RB कितना है 3, तो 3 का 2 टाइम्स यानी 6 ओम। तो हमारा RA और RB दोनों का आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया, फर्स्ट के साथ साथ 2 भी कर लिया। तो हमने RA निकाल लिया, RB निकाल लिया, RB कितना आया 3 ओम और RA कितना आया 6 ओम। ठीक है, 3 ओम 6 ओम। अब मुझे क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे ये भी ध्यान रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, डिटरमाइन द करंट इन बोथ एमीटर, विल द करंट इन एमीटर A1 एंड A2 बी द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। अब मुझे ये एमीटर को ध्यान से देखना है, तो ये बताओ एमीटर A1 यहां लगा है और एमीटर A2 यहां लगा है, तो इस ब्रांच में जो करंट होगी I1 या IA कह लो वो ये बताएगा, और इस ब्रांच में जो करंट होगा वो A2 बताएगा, है ना। तो मुझे करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमको RA का पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 6 ओम, B का पता है 3 ओम, पता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट, वही यहां B का भी होगा, B के क्रॉस भी होगा 12 वोल्ट, और A के क्रॉस भी 12 वोल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों
पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं A1 का अगर करंट इन A1, ठीक है, तो A1 में यानी एमीटर 1 में करंट कितना जाएगा V अपॉन R, तो V कितना है 12 और R कितना है 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 एम्पियर। ठीक है, तो एमीटर A1 में कितना करंट जाएगा 2 एम्पियर, और अगर आपको एमीटर 2 में करंट इन A2 ये निकालना है, तो अब आप देखो A2 में कितना करंट जाएगा, तो इस ब्रांच में करंट निकालना होगा, तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना होगा 12, क्यों, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 12 अपॉन 3 है ना, क्या कर देंगे 12 ओम V अपॉन 12 ओम नहीं 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन R कितना था B के केस में यानी सेकंड केस में R कितना था 3 ओम, तो यहां से आ जाएगा आपका करंट कितना 4 एम्पियर। तो डिटरमाइन द करंट, हमने करंट निकाल लिया, तो क्वेश्चन में ये भी पूछा था विल द करंट इन A1 एंड A2 बी द सेम, तो A1 और A2 में क्या करंट सेम है, तो आंसर है नो करंट इन A1 एंड A2, करंट इन एमीटर 1 एंड एमीटर 2 विल बी डिफरेंट, सेम नहीं होगा, डिफरेंट करंट होगा, और ये हमने जस्टिफाई कर दिया है क्योंकि हमने एमीटर 1 में जब करंट निकाला तो 2 एम्पियर आया, एमीटर 2 में करंट निकाला तो 4 एम्पियर आया, यानी दोनों एमीटर में जो करंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमने पहला केस बेस सॉल्व कर लिया। आगे चलें नेक्स्ट केस बेस पे, चलो, तो देखिए आप कितना इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है। केस बेस 2, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, पढ़ना है, तो बच्चों पढ़ो। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय, घर में क्या कर रहे हैं, बिजली चल रही, बिजली का यूज कर रहे हैं, तो बिजली में ऊर्जा है, एनर्जी है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यूज कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, केटल है, टोस्टर है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब एनर्जी पे चल रहे हैं, एनर्जी नहीं होगी तो नहीं चलेंगे, तो वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय, कौन कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड, यानी जो घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो हम किस फॉर्मूले से बताते हैं, पावर रेटिंग इनटू टाइम फॉर विच इट इज कंज्यूम, यानी पावर इनटू टाइम से, और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, जूल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ठीक है, लेकिन जूल रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज वेयर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट तो जूल होती है, लेकिन जूल एनर्जी की छोटी यूनिट है, और इसीलिए कभी कभी जब हमको जूल यूज करना होता है तो कई बार वो जूल यूज करना बेवकूफ़ी हो जाता है, यानी क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है। जैसे कि समझो कि आपको मान लो कि दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो दिल्ली से लखनऊ जो डिस्टेंस है हम किलोमीटर में बताते हैं कि नहीं, तो बताने को तो हम सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, मिलीमीटर में भी बता सकते हैं, तो फिर हम किलोमीटर में क्यों बता रहे हैं। अरे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बताओगे तो बहुत बड़ा वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि वो छोटी यूनिट है। तो दो शहरों के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए हम डिस्टेंस की एक बड़ी यूनिट ले लेते हैं जो मिलीमीटर और सेंटीमीटर से बड़ी है, यानी किलोमीटर। ठीक उसी तरह जब जूल छोटी यूनिट एनर्जी की है, तो जब हमको बड़ी यूनिट लेना होता है तो हम जूल नहीं लेते, तब हम क्या लेते हैं, कमर्शियल यूनिट लेते हैं, किलोवाट आवर, KWH। ठीक है, तो किलोवाट आवर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है लेकिन वो बड़ी यूनिट है, जूल भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है लेकिन छोटी यूनिट है। ठीक है, चलिए ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जूल।
देखो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट अभी बताया था, ये भी एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, और जूल भी एसआई यूनिट है, जूल भी यूनिट है किसकी, एनर्जी की। तो ये दोनों एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। तो आपको ये बताना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है, मतलब वैसा ही क्वेश्चन जैसा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, बस वही वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। देखो एनर्जी का मतलब पावर इंटू टाइम, तो जब पावर को आप वॉट में रखोगे और टाइम को सेकंड में रखोगे तो एनर्जी आएगी किस में, जूल में। तो अगर आप किलोवाट आवर को जूल में बदलना है तो पावर को वॉट में रखना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा, जबकि यहां 1 किलोवाट आवर में पावर आपका किलोवाट में है और टाइम आवर में है। तो हम क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे। तो आंसर 4 करने के लिए, आंसर 4 सॉल्व करने के लिए हमें किलोवाट को वॉट में बदलना होगा और जो आवर है घंटा उसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो बदलो, तो कितना दिया था 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 वाट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड, है कि नहीं, क्लियर। तो आपका वॉट आ गया, आपका सेकंड आ गया, वॉट इंटू सेकंड करेंगे जूल आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट इंटू 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 6 36, 36 इंटू 3 ये और ये 2, यानी 10 की पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। और वॉट इंटू सेकेंड मतलब जूल, तो ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं यहां डेसिमल लगा दूं तो ये एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर ये 6 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर आ गया। हमने किलोवाट आवर को जूल में बदल दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है, वो हमने सॉल्व कर लिया। कितने होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर सही है। जब 36 होगा तो पावर 5 होगी, जब 3.6 होगा तो पावर 10 की पावर 6 होगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एक बल्ब को 220 वोल्टेज की सप्लाई करने वाले जनरेटर से हमने तारों के मदद से जोड़ दिया है। द करंट जो जनरेटर से निकल रहा है वो 500 मिली एम्पियर है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, आपको बल्ब का पावर बताना है। तो बल्ब का पावर यानी सीधे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले पे है, आंसर 5। तो पावर कैसे बताते हैं, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है, जहां V वोल्ट में होगा और I एम्पियर में होगा। लेकिन जो गिवन है वो I आपका मिली एम्पियर में गिवन है, तो इसे किस में बदलना पड़ेगा, एम्पियर में बदलना पड़ेगा। अब यही गलती होती है, कई बच्चे डायरेक्ट डाटा रख देंगे और सोचेंगे कि हाँ मेरा तो आंसर सही है, और एग्जाम में अपना चौड़ा बन के आएंगे कि हाँ हमने तो सही किया है, लेकिन एग्जामिनर नंबर काटेगा, फिर सोचते हैं अरे कहाँ गलती हो गई। फिजिक्स में छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यहाँ तक कि यूनिट का भी। तो यहाँ आपको करंट को बदलना पड़ेगा मिली से एम्पियर में, ठीक है। तो 500 मिली एम्पियर को मैं बदलूंगा, तो 500 मिली एम्पियर, तो मिली को हटाना है और एम्पियर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा अब एम्पियर, ठीक है। तो पावर हो जाएगा आपका V कितना था 220 इंटू आई कितना है 500 इंटू मिली यानी 10 की पावर -3, ये हो जाएगा ये वोल्टेज और ये एम्पियर, ठीक है। तो पावर किस में आएगा, पावर वॉट में आएगा। तो अब आप ये बताइए, 1 0 ये और ये 2 0,
तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 इंटू ये 3 0 तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा वॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये कट जाएगा और 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 1 11, तो ये आ जाएगा 110 वॉट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 110 वॉट। तो हमने बल्ब का जो पावर है वो निकाल लिया और ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमने कन्वर्जन भी किया है। ठीक है, क्लियर। तो पावर का ये फॉर्मूला लगाया है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। चलिए अब क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी रेटिंग मतलब जो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 300 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है और लगातार कितने घंटे, हर दिन 7 घंटे चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कॉस्ट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी का मतलब है कि आपने जितना एनर्जी यूज की उसका खर्चा यानी बिल। तो यानी कॉस्ट ऑफ एनर्जी का सीधा सीधा मतलब है आपका बिजली बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा है। कितने दिन का, 30 दिन का पूछा है और 1 यूनिट का दाम दे रखा है 8 रुपए। ठीक है, तो पहली बात तो यह समझना बहुत जरूरी है कि पर यूनिट, 1 यूनिट होता कितना है ना, 1 यूनिट हमको समझना पड़ेगा ना। तो आंसर ये 6 है। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यानी 1 किलोवाट आवर। अभी बताया था किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बड़ी यूनिट है ना, और इसे हम कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, और उसी को आम भाषा में हम लोग यूनिट कह देते हैं। तो आपने कभी सुना किसी से अरे 10 यूनिट बिजली खर्च हुई है, इसका मतलब 10 किलोवाट आवर बिजली खर्च हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिया है जरा वो ध्यान से देखो, उसकी पावर कितना है वॉट, 300 वॉट, और पर डे कितने आवर चल रहा है 7 आवर। तो जरा इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, यहां जो एक किलोवाट है ये है क्या, ये तो पावर है, और ये जो एच हावर है ये टाइम है ना, घंटा। तो यानी कुल मिला के क्या किया है, पावर इंटू टाइम ही तो हुआ है। तो पावर हमको किस में रखना है, किलोवाट में। कितना दिया था, 300 वॉट दिया था, है ना, 300 वॉट दिया था। तो पहले तो इसको किलोवाट में बदलना पड़ेगा। अब यही गलती होती है, बच्चे नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको बदल लेता हूं। तो 300 वॉट को मैंने किलोवाट में बदला, तो क्या किया मैंने, 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया मेरा किलोवाट। ठीक है, चलो तो ये आपका अलग से इस बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हमारे काम आएगा। तो हमको ये यूज करना है डाटा। ठीक है, चलो अब पर डे, अभी तो मैं पर डे का निकाल रहा हूं। तो पर डे कितने किलोवाट आवर बिजली खर्च हुई है, तो पर डे का अगर निकालूंगा तो किलोवाट ये हो गया 300 अपॉन 1000 किलोवाट इनटू कितने टाइम पर डे यानी डेली कितने घंटे चल रहा है रेफ्रिजरेटर, तो वो है 7 आवर। देखो 7 आवर, तो यानी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 7 आवर। ठीक है, ये तो पर डे का हुआ। अब मुझे 30 दिन का निकालना है, इन 30 डेज। तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 दिन का किलोवाट आवर, 30 दिन का निकालना है तो इंटू 30 यानी 300 अपॉन 1000 किलोवाट इंटू 7 आवर इंटू 30, तो ये 30 दिन का हो गया। ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 0। ठीक है, और ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 3, तो 3 3 जा 9, 7 9 जा 63 किलोवाट आवर, यानी 30 दिन में कितनी यूनिट, 63 यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल यूनिट, टोटल 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च हुई। अच्छा ये मत कंफ्यूज होना कि 63 किलोवाट आवर को 63 यूनिट कैसे लिख दिया। अरे जब 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो 63 किलोवाट आवर मतलब 63 यूनिट, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल यूनिट इनटू पर यूनिट कॉस्ट, है ना।
तो टोटल यूनिट कितनी थी 63 इंटू पर यूनिट का कॉस्ट कितना था बच्चों बताओ, पर यूनिट का कॉस्ट था 8 रुपए, तो इंटू 8 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 तिके 24, 2 कैरी, 6 8 जा 48, 2 50, ये हो जाएगा 504 रुपए, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो कितने स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है डिटेल में, इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने सेकंड केस बेस भी सॉल्व कर लिया, अब आ जाते हैं थर्ड केस बेस पे। क्लियर। यहां आपको एक डायग्राम दिया है और फिर नीचे लिखा है विनीता एंड अहमद डिमॉन्स्ट्रेटेड ए सर्किट दैट ऑपरेट्स द 2 हेडलाइट एंड द 2 साइड लाइट ऑफ ए कार इन देयर स्कूल एग्जीबिशन। स्कूल में एग्जीबिशन होता है तो हम लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाकर डिस्प्ले करते हैं कि नहीं, उसी तरह विनीता और अहमद ने भी एक स्कूल प्रोजेक्ट बनाया और इसको एग्जीबिशन में क्या किया, प्रेजेंट किया, जिसमें ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या हैं, लाइट्स हैं, जिनमें से 2 हेडलाइट हैं और 2 साइड लाइट हैं। साइड लाइट मतलब जो किनारे होते हैं ना, गाड़ी के जो बाहर निकले होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, है ना, जो मिरर में लगे रहते हैं, और हेडलाइट मतलब आगे की लाइट जो आगे दिखाता है। तो इसमें से किसी को भी 2 हेडलाइट मान लो और 2 साइड लाइट मान लो, ठीक है। और ये डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लो। ये बैटरी है, बैटरी से वायर निकला है, फिर यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। फिर पॉइंट 2 से ये 12 ओम के 2 बल्ब यानी लाइट लगे हैं, ठीक है। फिर ये वायर, फिर यहाँ 4 ओम के 2 लाइट लगे हैं और फिर ये आकर कनेक्टेड है। अब आप अभी देख रहे हो कि अभी ये वायर है कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो सर्किट ओपन है, और ओपन सर्किट जब होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए देखो यहाँ कहीं भी करंट को फ्लो कराते हुए हमने नहीं दिखाया। एक बात समझ में आई? तो इस चीज को समझो कि अभी आपने इस वायर को टच नहीं कराया है तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। सर्किट ओपन यानी स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो अभी ये स्विच ऑफ कंडीशन में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बेस्ड ऑन द डिमॉन्स्ट्रेटेड सर्किट, जो सर्किट दिया है आपको उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है स्टेट व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2, सेकंड पोजीशन 3। यानी आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर हम स्विच ए को, ये स्विच ए है, ये जो आपका स्विच ए है, कहां से कहां तक, ये आपका इतना स्विच ए है, तो अगर इसको हम पोजीशन 2 पे कनेक्ट करें तो क्या होगा, और अगर इसको पोजीशन 3 पे कनेक्ट करें तो क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? ये होगा आंसर 7। अब आ जाओ थोड़ा डायग्राम में। अगर मैंने इस स्विच को पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया तो अब ये क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, हाँ करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे होते हुए फिर ये करंट डिवाइड होगा, फिर दोनों लाइट्स में जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब आपको बताना है कि अब करंट सीधा चला जाएगा कि इन ऊपर वाले ब्रांच में भी जाएगा, बताओ। तो अगर मान लेते हैं कि ये आने वाला करंट यहां ऊपर जाएगा तो आगे जाने के बाद अरे रास्ता तो कहीं कनेक्टेड है ही नहीं, यानी कि ये तो ओपन सर्किट हो गया। तो यहां करंट क्यों जाएगा, आगे कहीं रास्ता क्या है, ब्लॉक है ना, ये तो कहीं कनेक्टेड है नहीं, तो सर्किट पूरी नहीं कंप्लीट हो रही है। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा। अगर आप स्विच को 2 पॉइंट पे कनेक्ट करोगे तो आपके इन दोनों रजिस्टर में 4 ओम और 4 ओम में करंट नहीं जाएगा, और करंट ये जो यहां तक आया था वो सीधे इधर आएगा और इसमें चला जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि अगर इधर जाएगा तो फिर यहां आने के बाद अब करंट कहां जाए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको एंड तक पहुंचना है। एंड क्या है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकला है तो बैटरी के निगेटिव तक जाना है कि नहीं। तो अगर करंट इधर चला जाएगा तो उसको बैटरी कहां मिलेगी, रास्ता तो आगे खत्म हो गया, ठीक है।
तो यहां मैं क्या लिखूंगा, व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। तो जब हमने स्विच ए को पोजीशन 2 से कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि करंट विल नॉट फ्लो इन द लाइट्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम। तो यहां मैं लिख देता हूं 7th का ए, करंट विल नॉट फ्लो in the lights having resistance 4 ओम। तो इसका मतलब ये भी है कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था कि करंट विल ओनली फ्लो इन द लाइट्स हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम, यानी कि करंट केवल किस वायर में जाएगा, इन दोनों में जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम 12 ओम। तो मैंने इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो ये लिखो कि अगर स्विच ए को हम पॉइंट 2 पे कनेक्ट करेंगे तो जो करंट है वो केवल 12 ओम और 12 ओम के लाइट से ही गुजरेगा, पास होगा। और चाहे ये लिखो कि अगर स्विच ए को पॉइंट 2 पे कनेक्ट करेंगे तो वो 4 ओम के दोनों लाइट्स पर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं क्या कि करंट विल नॉट फ्लो इन द लाइट हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम and will only pass through lights having resistance 12 ओम। ठीक है, क्लियर। अब इसी में बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है, अब हमने पोजीशन 3 पे किसको लगा दिया, स्विच ए को लगा दिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब उसका कहना है कि ये जो स्विच ए है, स्विच ए मतलब ये पॉइंट, इसको हमने कहां जोड़ दिया, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने अब 3 से जोड़ दिया। तो जो करंट आएगा वो अब ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर डिवाइड हो जाएगा, फिर यहां आएगा, और यहां आने के बाद अब आप बताओ करंट इधर जाएगा क्या। अब आप जरा सोचो, मैंने क्या बताया, करंट को कहां पहुंचना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। अगर करंट इधर से आकर इधर जाने लगे तो आगे जाके तो ये रास्ता क्या है, बंद है, कहीं भी कनेक्टेड है ही नहीं, तो करंट इधर क्यों जाएगा। तो यानी इन दोनों 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा अगर हम स्विच को 0.3 पे कनेक्ट कर दे, क्योंकि सारा करंट फिर 4 ओम से होते हुए ये निगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो अगर हम पोजीशन 3 से कनेक्ट करेंगे तो क्या लिखना है, करंट विल फ्लो ओनली इन लाइट्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, यहां लिख देता हूं करंट विल ओनली फ्लो थ्रू लाइट्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, और 12 ओम के हेडलाइट वाले 12 ओम के लाइट्स से नहीं पास होगा। ठीक है, तो ये हमारे 7th का क्या हो गया, ए और बी दोनों का आंसर हो गया। फिर पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर उस लैंप के अक्रॉस जब वो जल रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जरा खुद बताओ सोच के, जरा सोच के बताओ, पहला केस क्या था कि जब हमने स्विच ए को किससे कनेक्ट किया था, 2 से। तो जब 2 से कनेक्ट किया था तो करंट इस ब्रांच से होते हुए ऐसे गया था, हाँ सर गया था। अब इस सर्किट में आप इन दोनों को क्या देख रहे हो, इन दोनों लाइट्स जिनमें से करंट जा रहा है ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होता है, बैटरी के इक्वल होता है। तो जब आप स्विच ए को 2 से पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इन दोनों लाइट्स के क्रॉस होगा, कितना, 12 वोल्ट 12 वोल्ट।
ठीक है, चलो, तो जब ये दोनों लाइट जलेंगी तो दोनों लाइट्स को कितना पोटेंशियल मिलेगा, 12-12। फिर अगला केस, जब आपने स्विच ए को 3 से जोड़ दिया तो करंट इन दोनों ब्रांच में नहीं जाएगा, फिर करंट इस ब्रांच में जाएगा। तब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहां बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट, तो इस ब्रांच में भी 12 वोल्ट आएगा और इस ब्रांच में भी 12 वोल्ट आएगा। तो जब ये दोनों लाइट जलेंगी तब भी दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 12 वोल्ट। यानी कि जब जब इनमें से लाइट्स में से जब कभी भी कोई लाइट जलेगी तो वो लाइट के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट, है ना, हर केस में। तो यहां मेरा आंसर क्या होना चाहिए, आप ही बताओ, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं, आंसर क्या लिखूंगा, तो आंसर 8 ये लिखूंगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप, हर लैंप के क्रॉस, विल बी कितना, 12 वोल्ट, बिकॉज दे आर इन पैरेलल कंडीशन, दे आर कनेक्टेड पैरेलली, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्टेड है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, दे आर कनेक्टेड पैरेलली, पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए हर लैंप के क्रॉस जब वो जलेगा, लैंप जब जलेगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। यही इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9, कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैंप व्हेन लिट, बी ऑप्शन इन ईच 4 एम लैंप व्हेन लिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 9 को सॉल्व करते हैं। 9 का ए पार्ट, तो ए पार्ट को वापस से डायग्राम में जरा इमेजिन करो, तो जरा ये डायग्राम दोबारा बनाओ ए पार्ट के लिए। तो बोला है कि जब 12 ओम के दोनों लाइट जलेंगे, लिट मतलब जलेंगे, 12 ओम के दोनों लाइट जलेंगे तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, और जब 4 ओम के दोनों लाइट जलेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो 12 ओम का लैंप कब जलेगा, 12 ओम का लैंप तब जलेगा जब हम स्विच ए को 2 से पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां मैं ए पॉइंट लिख देता हूं, बोथ 12 ओम लैंप will lit when switch A is connected with point second, यानी सेकंड पॉइंट से अगर हम कनेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो दोनों 12 ओम के लैंप हैं वो जलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहां देखो, अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों ब्रांच में आई निकालना है। ठीक है, तो आई कैसे निकलेगा, आपके पास V है, हाँ V है, R है, हाँ R है, तो आई निकल जाएगा V अपॉन R से। तो यहां मैं एक फॉर्मूला लगा दूं ओम्स लॉ का, क्या लगाऊं, आई इन 12 ओम लैंप, 12 ओम के लैंप में आई यानी करंट कितना होगा, V अपॉन R के बराबर। V कितना था, 12 वोल्ट, R कितना है, R आपका 12 ओम है, तो ये आपका आंसर आ गया 1 एम्पियर। यानी 12 ओम के लैंप जब जलेंगे तो दोनों लैंप के अक्रॉस, जो दोनों लैंप में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्या बोला था कि जब दोनों 4 ओम के लैंप, ईच 4 लैंप विल लिट, तो जो 4 ओम के लैंप हैं ये कब जलेंगे, ये तब जलेंगे जब आप स्विच ए को किससे कनेक्ट कर दो, 3 से। तो जब 3 से कनेक्ट करोगे तो करंट ऐसे पास होगा, तो जब करंट पास होगा तो यहां आपको करंट निकालना है दोनों 4 ओम के लैंप में। तो यहां भी आपको V पता है, 12 क्योंकि पैरेलल में है, रेजिस्टेंस पता है, तो I निकाल लो। तो यहां क्या होगा, I in both 4 ohm lamp
व्हेन लिट, जब दोनों 4 ओम के लैंप जलेंगे तो जो उनका आई होगा वो किसके बराबर होगा, V अपॉन आर के। V कितना था 12 वोल्ट, R कितना है 4 ओम, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका 3 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो 12 ओम के लैंप जब जलेंगे तो उनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 4 ओम के दोनों लैंप जलेंगे तो उनमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जब वो जलेंगे तो उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा 12 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया और हमारा 3 केस बेस्ड हमने सॉल्व भी कर लिया। अब आते हैं 4th केस बेस्ड। 4th केस बेस्ड में आपको ये डायग्राम दिया है, डायग्राम थोड़ा समझो। डायग्राम में क्या नजर आ रहा है, डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये तो हमारा घर का मीटर बोर्ड है जहां से तारें निकलती हैं, और ये घर के अलग अलग कमरे हैं, एक कमरा डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, किचन, हॉल, है ना। इस तरीके से टोटल कितने कमरे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कमरे में ये कनेक्शन गया है। और बात घर की है तो घर में हम कैसा कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, यानी सभी जो 5 कनेक्शन है इन सभी कनेक्शन को आपस में देखा जाए तो सभी सीरीज में नहीं है, क्योंकि बात घर के कनेक्शन की हो रही है, तो ये सभी किस में होंगे, पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो द डायग्राम अबव इज ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए हाउस होल्ड सर्किट। तो ये देखो बहुत काम की बात थी, घर के सर्किट की बात हो रही है। द हाउस शोन इन द अबव डायग्राम हैज ए 5 यूजेबल स्पेसेस। तो घर में 5 यूजेबल स्पेसेस हैं वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड, जहां इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रेजेंट है। फॉर दिस हाउस द मेन्स हैव ए वोल्टेज सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। तो ये जो मेन्स की सप्लाई है ये 220 वोल्ट की है इस घर के लिए, एंड द नेट करंट कमिंग फ्रॉम द मेन्स इज 22 एम्पियर। और यहां से मेन सप्लाई से जो करंट आ रहा है वो 22 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, अब आपको इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स। तो मेन से ये सभी स्पेसेस यानी जो कनेक्शन है वो किस मोड में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल, 2 ही मोड होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, घर की बात हो रही है तो आंसर होगा पैरेलल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बहुत सिंपल है, all spaces are connected in parallel with main supply। मेन सप्लाई के क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा मेन आंसर यहां था पैरेलल, क्योंकि बात घर के सर्किट की हो रही है और घर में कनेक्शन पैरेलल ही करते हैं। पैरेलल इसलिए करते हैं क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 220 वोल्ट का क्या मिले, पोटेंशियल मिले। ठीक है, तो आंसर 10 तो हमने कर लिया। अब यहां क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द स्पेसेस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस and the space 3 and 2 have the respective resistance 20 ohm 30 ohm. Space 1 has resistance double that of space 5. What is the net resistance of space 5? अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। तो 5 स्पेसेस है ना, तो मैं अब आंसर नंबर 11 के लिए क्या करता हूं, 5 स्पेसेस लिख लेता हूं, स्पेस 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है, ये लिख लिया। अब इनके रेजिस्टेंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेता हूं। क्या बोला है, देखो ध्यान से, द स्पेस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस। स्पेस 5 और 4 का रेजिस्टेंस क्या है, सेम, तो मैं मान लेता हूं सेम, आर और आर। ठीक है, फिर क्या बोला है, स्पेस 3 and 2 हैव रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 ओम। यानी स्पेस 3 का रेजिस्टेंस 20 ओम है और स्पेस 2 का रेजिस्टेंस 30 ओम है। तो 3 का 20 ओम, 3 का 20 ओम और 2 का 30 ओम, ये बोला है ना। और फिर स्पेस 1 के बारे में क्या कहा है, स्पेस 1 हैज रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5। 5 का जो रेजिस्टेंस है उसका डबल स्पेस 1 का है। तो 5 का हमने कितना माना है, आर, तो स्पेस 1 का कितना है, डबल यानी 2R। अब ये सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में।
तो जो इनका इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल में कनेक्शन के बाद ही आएगा, है ना। अब वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना कैसे निकालेंगे? तो आर इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे इक्विवेलेंट मतलब इन सभी रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे पूरे सर्किट का पोटेंशियल इक्वल टू पूरे सर्किट का करंट, तब जाकर पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकलेगा। अब ये आपको दे रखा था, तो पोटेंशियल कितना दे रखा था मेन सप्लाई का बताओ, 220 वोल्ट, और करंट कितना निकल रहा है 22 एम्पियर। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 220 अपॉन, ये आ गया 220 इक्वल टू 22 इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये 22 है, ये 220 है, तो ये 10 टाइम्स आएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया 10। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लगा दो पैरेलल वाला, तो 1 2 3 4 5, तो इन सभी का पैरेलल किसके इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो 1/2R प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/R प्लस 1/R इजकल टू 1/R इक्विवेलेंट, और वो आर इक्विवेलेंट कितना है 10, है ना। तो ये किसके इक्वल है 1/10 के। क्लियर। अब यहां से सॉल्व करोगे तो आर निकलेगा, तो चलिए आर सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, कैसे सॉल्व करूं, मैं 30 और 20 को एक उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R इजकल टू 1/10, और ये दोनों उधर गए इक्वल टू के, तो माइनस हो गए, माइनस 1/30 माइनस 1/20। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R 2/R हो गया, ठीक है, प्लस 2/R इजकल टू 10 30 20, इनका एलसीएम ले लो, तो 10 30 और 20 इनका एलसीएम लेंगे तो ये 2 5 ये 15 ये 10, ठीक है, ये 2 5 15 5 3 5 5 5 5 1 1 1, तो 2 2 4 4 3 12 12 5 60, तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा ये। ठीक है, 60 हो जाएगा, तो ये 10 से कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है, माइनस 30 से कितना जाएगा 2 टाइम्स, माइनस 20 से कितना जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1/60। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2R इंटू R, ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस 4R इजकल टू 1/60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5R अपॉन 2R इंटू R इजकल टू 1/60, तो ये आपका कट जाएगा, R से R कट गया, ये हो गया आपका कितना 30, तो ये R आ जाएगा आपका कितना 150, R कितना आ गया 150 ओम। ठीक है, और R आ गया तो बाकी सारी वैल्यू निकल जाएगी, 150 150, और ये डबल है तो ये 300, है ना। क्लियर, तो ये हमारा आंसर है, ये हो जाएगा -5 6 माइनस 5 1 1/60, और ये R इंटू 2 और 2 इंटू 2 4R। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने R की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्लियर। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5, तो स्पेस 5 का नेट रेजिस्टेंस पूछा था, तो स्पेस 5 का हमने नेट रेजिस्टेंस कितना माना था, स्पेस 5 का नेट रेजिस्टेंस R माना था, और R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 150 ओम। ठीक है, R इजकल टू 5 इंटू 30 150 ओम। क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा है, व्हाट शुड बी प्लेस बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव देम फ्रॉम द एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये मेंस
और घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है इनके बीच में क्या सेफ्टी डिवाइस लगाएं ताकि हाई करंट ओवरलोडिंग से हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाया जा सके, सेफ रहे। तो जाहिर सी बात है एक ही चीज वो है एनसीईआरटी में दी गई, दैट इज फ्यूज। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी कनेक्टेड? इलेक्ट्रिकल फ्यूज शुड बी कनेक्टेड। तो यहां मैं लिख देता हूं आंसर 12। 11 का तो आंसर हमने निकाल लिया था, ये 10, 11, अब 12 का आंसर ये है। व्हाट शुड बी कनेक्टेड? इलेक्ट्रिकल फ्यूज शुड बी कनेक्टेड। इलेक्ट्रिकल फ्यूज शुड बी कनेक्टेड बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन मेंस सप्लाई, जो मेन सप्लाई है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उनके बीच, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, क्लियर? तो फ्यूज जोड़ना है। चलो, अब आजकल फ्यूज नहीं होता, अब तो एमसीबी का यूज करते हैं, लेकिन अब पुराने जमाने में फ्यूज होता था। तो एनसीईआरटी में क्योंकि फ्यूज दिया है तो आपको फ्यूज लिखना पड़ेगा। अगर आप एमसीबी लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर ना दे, क्योंकि बात एनसीईआरटी में जो है वो लिखना है। लेकिन हम लोग जनरल लाइफ में अब फ्यूज नहीं यूज करते, अब हम लोग यूज करते हैं एमसीबी। ठीक है, चलो, तो हमने केस बेस्ड 4 कर लिया। अब आखिरी केस बेस्ड 5 करने जा रहे हैं, जहां आपको ये डायग्राम, ये पैराग्राफ दिया है, आइए से पढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ, ये डायग्राम है, ये किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये सर्किट इस बात को स्टडी करने के लिए है कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए स्टूडेंट डिसाइडेड टू नो द इफेक्ट ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ वायर ऑन द रेजिस्टेंस। एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो लेंथ का, एरिया का और वायर के मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, वो स्टूडेंट पता लगाना चाहता था। ठीक है, ही सेटअप एन अरेंजमेंट, तो उसने एक अरेंजमेंट सेटअप किया जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, जो कि कंसिस्ट था, किसका बना हुआ था? एक सेल का, ये देखो सेल, एमीटर का, नाइक्रोम वायर का, तो ये देखो नाइक्रोम वायर पहला, कॉपर वायर का, ठीक है, प्लग की एज शोन इन द फिगर बिलो। तो यहां फिगर में आपको जो दिख रहा है उसमें सारी चीजें यहां मेंशन कर दी गई है। ठीक है, ही नोटिस, अब उसने क्या नोटिस किया? अब देखो यहां 4 केस है, 1 2 3 4। पहले केस में उसने क्या किया? नाइक्रोम वायर लगाया जिसकी लेंथ L थी, एरिया A था, मान लेते हैं। फिर उसने दूसरे केस में क्या किया? जब पहले केस में उसने नाइक्रोम वायर लगाया तो उसने रीडिंग नोट की। रीडिंग कहां से नोट की होगी करंट की? एमीटर से। तो पहले वायर लगाया, रीडिंग नोट किया, फिर उसने उसी मटेरियल का बना सेम थिकनेस वाला लेकिन डबल लेंथ वाला वायर लगाया, तो रीडिंग नोट किया, तो रीडिंग क्या मिली? रीडिंग कम मिली। फिर उसने थर्ड क्या किया? सेम मटेरियल का बना, सेम लेंथ का, लेकिन थिकनेस ज्यादा था, अब वो वायर लगाया। ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग ज्यादा मिली, रीडिंग इंक्रीज हो गई। ठीक है, और फिर फोर्थ में उसने नाइक्रोम की जगह कॉपर वायर लगा दिया जिसकी लेंथ और एरिया सेम थी जो फर्स्ट केस में थी। तो जो करंट मिला उसको फर्स्ट केस के जो करंट मिला था उसके अलग मिला, नहीं उसके अलावा कुछ मिला। समझ में आया? 4 केस हैं। पहला उसने नाइक्रोम वायर लगाया जिसका लेंथ कुछ था, एरिया कुछ था, और रीडिंग नोट की। दूसरे केस में अब उस नाइक्रोम वायर को हटा दिया, दूसरा नाइक्रोम वायर, यानी मटेरियल सेम है, एरिया भी सेम था दूसरे नाइक्रोम वायर का, लेकिन लंबाई अब दुगनी थी, अब उसको लगाया डबल लेंथ वाला। तो यहां क्या देखा? रीडिंग कम हो गई। ठीक है, फिर तीसरा केस में उसने हटाया वायर, फिर तीसरा नाइक्रोम वायर लगाया। अब तीसरा नाइक्रोम वायर की लेंथ तो सेम थी फर्स्ट के केस के कंपैरिजन में, लेकिन थिकनेस डबल थी। तो एमीटर की रीडिंग बढ़ गई। और फिर चौथे केस में जब उसने नाइक्रोम की जगह कॉपर वायर लगाया, सेम लेंथ का, सेम एरिया का, तो भी जो करंट की रीडिंग थी वो पहले के केस के अलावा बदल गई। यानी नाइक्रोम वायर में जो रीडिंग मिली थी करंट की, वो रीडिंग कॉपर वायर में नहीं मिली।
यानी कहीं ना कहीं करंट की रीडिंग चेंज हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। और रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम लेंथ चेंज कर रहे हैं और एरिया चेंज कर रहे हैं, है ना। कुल मिला के यही लिखा हुआ है इस यहां पैराग्राफ में। ही नोटिस दैट एमीटर रीडिंग इंक्रीजेस व्हेन द थिक वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड। सेम मटेरियल का सेम लेंथ का लेकिन ज्यादा थिकनेस वायर, अगर ज्यादा थिक वायर लगा देते हैं तो एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाती है। एन एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। तो देखो जब ज्यादा थिक वायर लगा रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जा रही है, यानी करंट की वैल्यू बढ़ जा रही है। और जब लंबा तार लगा रहे हैं, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जा रही है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट एमीटर रीडिंग। और जब अलग अलग मटेरियल का तार लगा रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग भी अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यह पता चल गया कि लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। करंट की रीडिंग क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। और रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आप वायर का थिकनेस बदल रहे हो, वायर का लेंथ बदल रहे हो, वायर का मटेरियल बदल रहे हो। यानी कि जो आर है, रेजिस्टेंस है, वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, वायर के थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, और वायर का जो मटेरियल है उस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। What happens to the ammeter reading when length of the wire is doubled keeping the thickness same? क्या हो अगर हम वायर का जो लेंथ है वो डबल कर दें और थिकनेस सेम रखें, तो एमीटर की रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। तो जरा देखो, मान लेते हैं वायर, पहले केस में कि वायर की लेंथ L थी, एरिया A था, और मटेरियल नाइक्रोम का था जिसकी रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं। तो इसके वजह से जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया? R। और करंट की जो रीडिंग आई वो कितनी आई? I। अब क्या बोल रहा है? अगर हम एक दूसरा वायर ले ले जिसकी थिकनेस सेम है लेकिन लेंथ क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया। तो लेंथ डबल कर दिया, थिकनेस यानी एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर आप वायर की लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, और वो डबल होकर कितना हो जाएगा? R से 2R। और रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट की रीडिंग, तो करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है अब ये पता होना चाहिए। तो फॉर द सेम पोटेंशियल सेम है अगर, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। V इक्वल टू आई आर। तो अगर V कांस्टेंट है तो I और R के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि लेंथ बढ़ा दिया आपने वायर की, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। कितना? हाफ हो जाएगा। एक को डबल करोगे और इनवर्स रिलेशन है तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये आपका आंसर है। क्या लिखोगे आंसर 13 में? द रीडिंग ऑफ करंट विल बिकम हाफ। यानी एमीटर अब जो रीडिंग दिखाएगा वो पहले के कंपैरिजन में अब जो करंट की रीडिंग दिखाएगा वो हाफ दिखाएगा, आधी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वायर का लेंथ डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा यानी रुकावट ज्यादा होगी तो करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टिविटी 1.2 इंटू 10 की पावर 3 ओम मीटर। ठीक है, तो आपको कुल मिला के रेजिस्टेंस निकालना है, डाटा दिया हुआ है। तो यहां अगर मैं सॉल्व करूं आंसर नंबर 14 को, तो गिवन क्या है? गिवन में था पहली बात तो लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, आपको यहां मीटर स्क्वायर, यहां मीटर दिख रहा है तो ये भी मीटर में होगा लेंथ। तो 15 सेंटीमीटर दिया था, उसको हम लेंथ को 15 सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे। तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 15/100 मीटर। ठीक है, 15/100 मीटर हो गया ना।
क्लियर? चलो ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब बाई 100 कर देंगे। चलो ठीक है, एरिया कितना दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ एरिया हो गया आपका 0.02 मीटर स्क्वायर, और जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है 1.2 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, 1.2 इंटू 10⁻³ ओम मीटर। तो आपके पास लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टिविटी है, आर कैसे निकालोगे? सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना होगा R = रो L अपॉन A। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, सारी वैल्यू पता है, चलो लगाओ फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा R = रो, कितना है रो 1.2 इंटू 10⁻³ ओम मीटर इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 15/100 मीटर अपॉन एरिया, एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस डेसिमल को अगर हटाना होगा, ये हटा दिया तो 100 से डिवाइड करेंगे, वो 100 ऊपर चला जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, तो 2 और 12 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 इंटू 15 इंटू 10⁻³ अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये आर हो गया 15 6 90 और ये 2 0 और, तो ये आ गया आपका 9000 और ये आपका आंसर आ गया 9000 ओम। तो हमारे रेजिस्टेंस आ गया कितना 9000 ओम। क्लियर? चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? दो मेटेलिक वायर है, दोनों कॉपर के बने हैं, दोनों का लेंथ सेम है, बट द रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल टू दैट ऑफ वायर 1। तो अब इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। दो वायर हैं, तो दो वायर हैं तो मैं यहां लिख लेता हूं वायर 1 वायर 2, ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या करना है भाई, दोनों का कॉपर वायर के बने हैं, तो मतलब मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल टू दैट ऑफ वायर 1, यानी वायर 1 का जो रेडियस है उसका डबल रेडियस किसका है वायर 2 का, ठीक है, वायर 1 का जो रेडियस है वो उसका डबल कर दें तो वायर 2 का रेडियस है, ठीक है। चलो चलो तो यहां लिख लेते हैं वायर 1 का रेजिस्टिविटी रो लेंथ L, यहां भी रेजिस्टिविटी रो लेंथ L, यहां रेडियस कितना है R, तो यहां का एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और दूसरे वायर के लिए एरिया A2 कितना हो जाएगा पाई R, कितना है 2R है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि द रेडियस ऑफ वायर 2 इज डबल टू दैट ऑफ वायर 1, तो वायर 1 का रेडियस जो है उसका डबल रेडियस है वायर 2 का, तो वायर 2 का रेडियस डबल है वायर 1 के, तो वायर 1 का रेडियस हमने R माना था, तो वायर 2 का रेडियस उसका डबल यानी 2R मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A2 = 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, और पाई R स्क्वायर मतलब फर्स्ट वायर का एरिया, तो यानी A2 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू A1, ठीक है, चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज 4R, इफ बोथ वायर आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर वायर 1 का रेजिस्टेंस 4R है, अच्छा वायर 1 का रेजिस्टेंस कितना है 4R, यानी कि यहां अगर R1 अगर देखें तो ये 4R के बराबर है, और R1 कितना हो जाएगा रो इंटू लेंथ L अपॉन एरिया पाई R स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से मेरा ये आ गया कि 4R = रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब मुझे अगर R2 निकला होगा लिखना होगा तो R2 में क्या लिखूंगा रो
इंटू लेंथ L अपॉन एरिया, तो एरिया क्या लिखूंगा, एरिया लिखूंगा 4 इंटू A1। एरिया तो A2 है, लेकिन A2 कितना है, 4A1। अब आप बताओ A1 कितना था, A1 था पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया रो इंटू लेंथ L अपॉन 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जरा ये बताओ इसकी वैल्यू आपको पता है, रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की, रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको 4R, तो ये हो जाएगा आपका 4R अपॉन 4 से 4 कट गया, तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, R। ठीक है, तो R2 कितना आ गया, R। R1 कितना है, 4R। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर R1 R2 दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दें, तो वायर 1 वायर 2 सीरीज में जोड़ दें, तो ये वायर 1 का रेजिस्टेंस 4R, वायर 2 का रेजिस्टेंस R। अब अगर इन सीरीज में जोड़ दे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4R प्लस R, ये हो जाएगा 4R प्लस R, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 5R, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो पहले दोनों वायर का रेजिस्टेंस निकाला, वायर 1 का रेजिस्टेंस दिया था 4R, और वायर 2 का रेजिस्टेंस जो डाटा दिया था उसके हिसाब से निकाला तो R आया, फिर दोनों वायर को सीरीज में जोड़ेंगे तो 4R प्लस R 5R, और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया है सॉल्व, और इस तरीके से टॉप 15 केस बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हमने कंप्लीट किए। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं उनको प्रैक्टिस करके आपको भी मजा आया होगा। वीडियो में कहीं डाउट आए तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो, और अगर जल्दी पढ़ना है तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो। तो राघवेंद्र सर आपको हर चैप्टर के केस बेस कराएंगे क्वेश्चन, हर कंसेप्ट समझाएंगे, क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे। बस आपको संकल्प भारत प्लेटफॉर्म पे, संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे राघवेंद्र सर के साथ पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।